गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ ज्योति शुक्ला एंड वी आर हियर टू स्टडी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और अभी हमारा पेपर 1 का सिलेबस चल रहा है और आज की जो हमारी यूनिट है दैट इज़ अबाउट दी पब्लिक पॉलिसी। तो एक छोटी सी यूनिट है ये पब्लिक पॉलिसी की, जिसमें हम गोल्स, पॉलिसीज़ एंड इम्प्लीमेंटेशंस, ये जो टॉपिक है इसको हम कवर करेंगे एंड वी विल ट्राई टू कंप्लीट दी ऑल दीज टॉपिक्स इन अ सिंगल लेक्चर, ताकि ये वाली यूनिट हमारी कंप्लीट हो जाए। इससे पहले वाली जो हमारी स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की यूनिट थी वो कंप्लीट हो चुकी है और इसके बाद आफ्टर दिस गोल्स, पॉलिसीज एंड इम्प्लीमेंटेशन वी विल स्टार्ट टेकिंग दी फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो हमारा फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का जो यूनिट है हम उसे स्टडी करेंगे, ठीक है। एंड दिस इज़ द लेक्चर नंबर 40 इन द सीरीज ऑफ द लेक्चर्स प्रेजेंटेड बाय मी। ओके, एंड ऑल्सो वी हैव दिस वेबसाइट स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, और हमारी इस वेबसाइट पे आपको काफ़ी सारे कोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे। पेड कोर्सेज अगर आपको चाहिए फॉर दी सेवरल गवर्नमेंट एग्जामिनेशन तो आप वो भी कर सकते हैं। एंड द रिज़ल्ट इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। अगर आप लोगों के कमेंट्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो सारे लोग जिन्होंने कोई ना कोई पेड कोर्स लिया था उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिला, ठीक है। और अगर आप पेड कोर्स में इंटरेस्टेड नहीं हैं तब भी आपको यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड ऑल्सो यू कैन ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप फॉर ऑल द अपडेट्स एंड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड टू द टॉपिक। सो जो हमारा आज का टॉपिक है जो कि पब्लिक पॉलिसी में है, इट इज़ द गोल्स, पॉलिसीज़ एंड द इम्प्लीमेंटेशंस। तो गोल की तो हम लोग हमेशा ही बात करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल होता है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट ऑल्सो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक डिफरेंट गोल होता है, ठीक है। तो अब हमें जो है वो गोल को एग्जैक्टली पढ़ना है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन का क्या गोल होता है, कैसा होता है, क्या उसके इम्प्लीकेशंस होते हैं और किस तरीके से हम उसे अटेन कर सकते हैं और उसको हम सेट करते हैं, दैट व्हाट गोल हैज़ टू बी सेट फॉर अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। So when organization goal is a desired state of the affairs which the organization attempts to realize। तो कहने का मतलब ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन गोल जो होता है वो desired state of the affairs होता है जिसे एक ऑर्गेनाइजेशन कोशिश करता है उसको अचीव करने की, उसको रियलाइज़ करने की। रियलाइज़ करने का मतलब ये है कि अगर हमने अपने लिए गोल, एक टारगेट सेट किया है तो हम ये कोशिश करते हैं कि हम जो भी अपना काम करें, जो भी हमारा प्रोसेस या प्रोसीजर इन्वॉल्व हो, जो भी स्टेप्स इन्वॉल्व हो, उसके थ्रू हमने जो भी अपना टारगेट सेट किया है हम उसे अचीव कर सकें, ठीक है। तो वहीं यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक ऑर्गेनाइजेशन गोल इज़ अ डिज़ायर्ड स्टेट ऑफ द अफेयर्स, कि वो एक ऐसी डिज़ायरेबल स्टेट है जिसको हम अचीव करना चाहते हैं और जिसको जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अटेम्प्ट करती है उसको रियलाइज़ करने के लिए, यानी कि उसको सच में तब्दील करने के लिए, ठीक है। यानी कि हमने अपने लिए टारगेट सेट किया है, एक ऐसा डिज़ायरेबल स्टेट सेट किया है और फिर उसके हिसाब से हम इस तरीके से प्रोसेस करते हैं, इस तरीके से हम एफ़र्ट्स करते हैं ताकि हम अपने उस डिज़ायर्ड स्टेट को अचीव कर सकें। ओके, नाउ हाउएवर द मीनिंग इज़ नॉट ऑलवेज क्लियर एंड कैन बी सीन फ्रॉम द वेरियस पर्सपेक्टिव्स। तो यहाँ पे ये है कि जो मीनिंग है गोल की वो हमेशा क्लियर नहीं होती है। उसका रीज़न ये होता है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन का जो एक गोल होता है वो उनके अपने काफ़ी सारे सोशल, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होकर के, इफ़ेक्ट होकर के बनता है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल हो वहीं दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का भी गोल हो, या फिर हर ऑर्गेनाइजेशन का गोल एकदम सिमिलर हो। जैसे बेसिकली अगर हम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं देन वी ऑलवेज टॉक अबाउट कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस का जो गोल होता है वो बेसिकली होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। जितनी भी प्राइवेट एंटिटीज़ हैं, आपकी एंटरप्राइजेज हैं, दे ऑलवेज वर्क ऑन दिस बेसिस कि उनको अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना है। और यही रीज़न है कि एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में गवर्नमेंट का रोल आ जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट हर चीज़ को या फिर हर एक सेक्टर को सिर्फ प्राइवेट प्लेयर्स को नहीं दे सकती जैसे कि अमेरिका में होता है, क्योंकि अगर वो सिर्फ प्रॉफिट के हिसाब से चलेंगे तो बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें हो सकता है कि लॉस हो रहा हो बट उसको मेंटेन करना भी ज़रूरी हो फॉर द गुड ऑफ द मासेस, यानी कि लोगों के बेहतरी के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम कुछ सेक्टर्स को गवर्नमेंट के अंडर में ही रखें, जो कि हमारे इंडिया में हुआ। इवन जब हमने प्राइवेटाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया हमारे मार्केट में, उसके बाद भी जो कुछ क्रूशल सेक्टर्स थे उनको गवर्नमेंट के अंडर में ही रखा गया। अगर हम हेल्थ या एजुकेशन की बात करें तो वहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स आज भी हैं, काफ़ी सारे हैं, बट स्टिल इस बात को ध्यान में रख करके कि जो विलेजेस की हालत है और जो स्मॉल टाउन्स की हालत है उसको हम टोटली प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में नहीं छोड़ सकते, क्योंकि कोई भी प्राइवेट डॉक्टर, कोई भी प्राइवेट जो बंदा होता है, अगर आप देखें तो फिर वो अपनी शहर की प्रैक्टिस छोड़ करके गांव में अपनी क्लिनिक खोलने कभी भी नहीं चाहता है, ठीक है। तो अगर गवर्नमेंट ने हेल्थ को कम्प्लीटली प्राइवेटाइज अगर कर दिया होता तो एज अ रिज़ल्ट क्या होता है, जितने वेलनेस सेंटर्स हैं या फिर जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं या फिर जो छोटी मोटी गवर्नमेंट की क्लिनिक्स रन होती हैं जो आज इस वक्त हैं हमारे काफ़ी सारे विलेजेस में,
ऑल्दो कुछ की हालत अगर हम उसे एनालाइज करें तो थोड़ी सी ख़राब है, बट स्टिल हम उसे कम्प्लीटली प्राइवेट हैंड्स में इसलिए नहीं दे सकते थे बिकॉज कोई भी डॉक्टर ये नहीं चाहता है कि वो अपने MBBS या MD की पूरी एजुकेशन कंप्लीट करके ही इज़ गोइंग टू ओपन ए क्लिनिक इन द विलेज। ऐसा आपको बहुत ही रेयर केसेस में मिलेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर हम एजुकेशन की बात करें तो हर एक गांव में एक प्राइमरी स्कूल, एक प्राइमरी विद्यालय होता है, और उसके ऊपर जो आपके टाउन एरिया जब आता है तो वहाँ पे आपका एक इंटर कॉलेज वगैरह भी होता है, ठीक है, जो गवर्नमेंट रन करती है। और वो भी आपका इसलिए होता है क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं वो भी बेसिकली प्रॉफिट के लिए चलते हैं, ठीक है। ये हम सबको पता है बिकॉज जिस हिसाब से आजकल फ़ीस बढ़ती चली जा रही है स्कूल्स की, और एमिनिटीज़ को इतनी ज़्यादा नहीं होती हैं, लेकिन एप्लीकेशन फ़ीस पे सब लिखा होता है, ठीक है। तो अगर हम इन सारी चीज़ों की बात करें तो कोई भी एक बंदा जो है वो गांव में जा कर के अपना स्कूल नहीं खोलेगा बिकॉज उसको वहाँ से उतनी फ़ीस नहीं मिलेगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से अलग अलग सेट होता है, इसलिए हम उसकी एक डेफिनेट मीनिंग नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि उसको देखने के कई सारे पर्सपेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। हम किसी सिर्फ एक ही पर्सपेक्टिव के हिसाब से किसी ऑर्गेनाइजेशन का गोल सेट नहीं कर सकते, right? So according to Simon, organizational behavior must be explained in terms of the goals of the individual members of the organization. तो अब हम साइमन की अगर बात करें तो साइमन का कहना ये था कि हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को एक्सप्लेन कर सकते हैं किस बेसिस पे, इस बेसिस पे कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का जो बिहेवियर है, जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है, वो कम्प्लीटली डिपेंड करता है इंडिविजुअल्स के गोल्स के ऊपर, कि जो इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, जैसे कि हमारा अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है तो उस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उन्होंने अपना क्या इंडिविजुअल गोल सेट करके रखा है। तो जो उन सभी एम्प्लॉयज़ का जो गोल होगा वही अल्टीमेटली उस ऑर्गेनाइजेशन का भी गोल बन जाएगा, ठीक है। और वी मस्ट पॉस्टुलेट द एग्जिस्टेंस ऑफ वन और मोर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, या फिर हम ये कह सकते हैं कि एक से ज़्यादा भी जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं वो एट द सेम टाइम एग्जिस्ट कर सकते हैं ओवर एंड अबव द गोल्स ऑफ द इंडिविजुअल्स। तो साइमन के कहने का मतलब ये था कि जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है हम उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ द गोल्स ऑफ द इंडिविजुअल मेंबर्स, कि जो भी इंडिविजुअल मेंबर्स हैं जो हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो उनका जो इंडिविजुअल गोल है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर को डिपिक्ट करता है, उसको शो करता है, ठीक है। और ये जो गोल है वो ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल है वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं अगर हम इंडिविजुअल के गोल्स की बात ना करें तो। यानी कि जो गोल्स हैं उसको हम दो तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं। पहला तो ये है कि अगर हम उसको ये देखें कि जो हमारे जो मेंबर्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं जो काम कर रहे हैं, उन्होंने अपने लिए क्या क्या इंडिविजुअल गोल सेट कर रखा है, और दूसरा हम ये देखेंगे कि ओवरऑल जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है उसका गोल क्या है, ठीक है। Now Simon kept the goal idea at the individual level but with the notion that goals of an organization are the result of interaction among the members of the organization. तो साइमन ने जो ये जो गोल का जो आइडिया था, ऑर्गेनाइजेशन के गोल का जो आइडिया था, उसे इंडिविजुअल लेवल पे ही रखा कि जो गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होता है वो बहुत क्लियर कट ऑर्गेनाइजेशन का नहीं होता है, बल्कि जो इंडिविजुअल के गोल्स होते हैं वो ही बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, ऐसा साइमन का मानना था, ठीक है। लेकिन उन्होंने इस नोशन को भी रखा कि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है वो रिजल्ट होता है ऑफ द इंटरेक्शन अमंग द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल हम इस हिसाब से डिफाइन करेंगे कि उसके मेंबर्स का, उसके इंडिविजुअल का क्या गोल है, और उनका जो आपस में इंटरेक्शन है उनके गोल्स का, वही फाइनली रिजल्ट बन जाता है आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल का। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं हम उनका इंडिविजुअल गोल लेंगे, और फिर हर एक बंदे का जो इंडिविजुअल गोल है उसका जब एक कलेक्टिव इंटरेक्शन होता है आपस में, उसका जो रिजल्ट निकलेगा वही हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल हो जाएगा। बट अगर हम थोड़ा सा क्रिटिकली एनालाइज करें हमारे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, कुछ स्पेशली कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की अगर हम बात करें, अगर हम एजुकेशन की बात करें, इस वक्त जो हमारी स्पेशली प्राइमरी एजुकेशन का हाल चल रहा है तो उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है बिकॉज वहाँ के इंडिविजुअल मेंबर्स का कोई गोल ही नहीं है। उनका सिर्फ इतना गोल है कि उनको अपनी सैलरी उठानी है, चाहे वो पढ़ाने जाएं या ना जाएं। बहुत सारे मामलों में ये भी देखा गया है कि लोग अपनी सैलरी का कुछ एक पोर्शन से फॉर सपोज 10,000, 15,000 या अप टू 20,000 तक किसी और बंदे को देते हैं, और वो बंदा उनके बिहाफ पे स्कूल में जाता है और उनका साइन करके चला आता है, ठीक है। तो ये भी हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में हो रहा है। तो अगर हम इसको देखें कि सबके जो इंडिविजुअल गोल है वो क्या है, वो सिर्फ सैलरी ड्रॉ करना है और पढ़ाना तो बिल्कुल भी नहीं है, तो उसका जो एक पूरा एक हम कहें कि रिज़ल्ट ये निकलता है, जो उसका पूरा टोटलिटी में अगर हम देखें ऑर्गेनाइजेशन का गोल, यानी कि जो हमारी यूपी की शिक्षा विभाग
प्राइमरी एजुकेशन स्पेशली का निकल के आता है वो ये आता है कि उनका रिजल्ट एकदम निल होता है, बच्चों को कुछ आता नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके ऑर्गेनाइजेशन का भी कोई गोल ही नहीं हुआ। वाई? बिकॉज उनके मेंबर्स का ही कोई गोल नहीं है। ठीक है, सो ऑल्दो ये एक क्रिटिसिज्म है उनका, बट ये बहुत बड़ी सच्चाई भी है जो आज के हमारे टाइम पे हो रही है। और यही रीज़न है कि हम में से कोई भी ये नहीं चाहता कि कल को जब हमारे बच्चे होंगे सो वो जाकर के किसी प्राइमरी स्कूल में या किसी गाँवों के स्कूल में पढ़ें, बिकॉज ना तो वहाँ का माहौल अच्छा है, ना वहाँ के टीचर्स अच्छा पढ़ाते हैं। ऑल्दो द गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू प्रोवाइड एवरीथिंग, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट स्टेप्स नहीं ले रही है, एफर्ट्स नहीं कर रही है, वो एफर्ट्स कर रहे हैं, बट स्टिल जो कंप्लीट रिजल्ट मिलना चाहिए, जो उन लोगों तक पहुंचना चाहिए, वो अभी तक पॉसिबल नहीं हो पाया है। एंड आई डोंट थिंक सो कि until and unless some very strict machinery is going to work, that's not going to happen in the near future at least। चाहे हम जितनी भी मीटिंग्स बिठा लें, जितनी भी कमिटीज़ बिठा लें, हम बार बार अपने गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में कमिटीज़ बिठाई जाती हैं कि जो हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट है उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए। तो इतनी सारी कमिटीज़ के सजेशंस के होने के बावजूद जो हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट है, स्पेशली द प्राइमरी एजुकेशन डिपार्टमेंट विच इज़ रनिंग इन द विलेजेस, उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। ठीक है, तो ये तो खैर एक ये हो गया कि अगर हम खाली इंडिविजुअल के गोल्स को लेते हैं और फिर उनका एक कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन गोल निकालते हैं तो उसका फ़र्क पड़ता है अकॉर्डिंग टू साइमन। ये साइमन की थ्योरी थी। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन नीड्स स्पेसिफिक गाइड्स फॉर द एक्चुअल ऑपरेशनल पर्पसेस, और जो ऑर्गेनाइजेशन की जो नीड्स होती हैं वो स्पेसिफिकली गाइड करती हैं कि ऑपरेशनल पर्पसेस को, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से काम करना है। ओके, नाउ इन दिस कंटेक्स्ट पेरो डिस्टिंग्विश बिटवीन टू काइंड्स ऑफ गोल्स, ऑफिशियल गोल्स एंड द ऑपरेटिव गोल्स। तो पहली बात तो ये कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपनी स्पेसिफिक गाइड्स को मतलब एक गाइडलाइन बनाता है एक भी ऑर्गेनाइजेशन कि उसको बेसिकली क्या क्या काम करना है अपने गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है, तो जो पेरो थे हमारे, ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ द थिंकर्स। तो पेरो ने क्या किया, उन्होंने गोल्स को जो है ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया। उन्होंने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। पहला तो हो गया आपका ऑफिशियल गोल्स और दूसरा हो गया ऑपरेटिव गोल्स। तो देखिए हम लोगों ने अभी तक क्या क्या बात की। पहला तो हमने ये बात की कि गोल क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन का। तो हमें सबको पता है इट इज़ अ डिज़ायर्ड स्टेट ऑफ अफेयर्स, जिसको जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है थ्रू इट्स एफर्ट्स उसको अचीव करने की कोशिश करता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल होता है वही हमारे काम करने के तरीके को, हमारी फंक्शनिंग को डिसाइड करता है, बिकॉज हम एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करना चाहते हैं। एट द सेम टाइम ये जो गोल है उसको कम्प्लीटली डिफाइन कर पाना इन अ क्लियर कट मीनिंग थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बिकॉज उसको देखने के काफ़ी सारे पर्सपेक्टिव्स हैं और अलग अलग लोगों के लिए गोल की डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है, बिकॉज इट इज़ अफेक्टेड एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय सो मेनी सोसाइटल एंड द टेक्नोलॉजिकल एंड द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। ओके, फिर आई हर्बर्ट साइमन की बात कि हर्बर्ट साइमन ने ये कहा कि भैया हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को इस हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं कि जो भी इंडिविजुअल मेंबर्स के जो गोल होंगे उसका जो कलेक्टिवली कल्मिनेट होकर के गोल आएगा वही ऑर्गेनाइजेशन का गोल बन जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या बात आती है, इसके बाद बात आती है कि जो पेरो हैं, तो पेरो ने ये कहा कि जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं हम उनको दो ग्रुप में डिफाइन कर सकते हैं। एक हो गया हमारा ऑफिशियल गोल्स और दूसरा हो गया हमारा ऑपरेशनल गोल्स। ऑफिशियल गोल्स आर द जनरल पर्पसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट कैन बी फाउंड इन स्टैट्यूट्स, एनुअल रिपोर्ट्स एंड द अदर अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट। तो ऑफिशियल गोल्स वो गोल्स हो गए, वो जनरल पर्पसेस हो गए ऑर्गेनाइजेशन के, जिसको हम पाते हैं अपने स्टैट्यूट्स में, एनुअल रिपोर्ट एक्सेट्रा में। यानी कि अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं या फिर हम मान लीजिए कि यूपी के हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करते हैं कि इन्होंने अगर अपना इम्यूनाइजेशन का टारगेट लगा रखा था, जैसे अभी लास्ट ईयर ही आपका हुआ था कि जापानीज इंसेफेलाइटिस को रोकने के लिए यूपी ने जो है एक बहुत ही लार्ज स्केल पे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया था। ठीक है, तो वो उनका एक तरीके से गोल था, एक टारगेट था कि उनको इतने लाख बच्चों को इम्यूनाइज करना है थ्रू जापानीज इंसेफेलाइटिस। ठीक है, ताकि कोई भी बच्चा जो है वो जापानीज इंसेफेलाइटिस की वजह से उसकी मौत ना हो। WHO के साथ मिल करके, आई गेस WHO या फिर यूनिसेफ के साथ मिल करके, दोनों में से कोई एक था, उसके साथ मिल करके यूपी गवर्नमेंट ने ये काम किया था। ठीक है, तो ये उनका ऑफिशियल गोल था, क्योंकि उन्होंने एक अपना टारगेट सेट किया था, उन्होंने अपने ऑफिशियल गोल को, अपने जनरल पर्पस को उसको अचीव करने की कोशिश की और काफ़ी हद तक उन्होंने अचीव भी किया। ठीक है, फिर है ऑपरेटिव गोल्स। तो ऑपरेटिव गोल्स से डेजिग्नेट द एंड्स सॉट थ्रू द एक्चुअल ऑपरेटिंग पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो पहला था हमारा ऑफिशियल गोल्स। ऑफिशियल गोल्स वो हमारा वो एंड टारगेट था जिसको हमें अचीव करना है। ठीक है, अब दूसरा आता है हमारा ऑपरेटिव गोल्स कि हम कैसे, किस तरीके से अपने उस गोल को, यानी कि अपने ऑफिशियल गोल को हम अचीव करेंगे। तो जिन तरीकों से हम अपने ऑफिशियल गोल को अचीव करते हैं वो हमारे कहलाते हैं ऑपरेटिव गोल्स। की ऑपरेटिव हमारा वर्ड कहाँ से बना, ऑपरेशन से। ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है, काम करने का तरीका। ठीक है, तो ऑपरेटिव गोल्स का मतलब ये है कि जो काम हो रहा है,
जो काम करने का जो हमारा टारगेट है, जो गोल है वो, ठीक है, जो डिसाइड करता है कि हम अपने फाइनल टारगेट को कैसे अचीव करेंगे थ्रू द ऑपरेटिंग पॉलिसीज़। तो ऑपरेटिव गोल्स हमारे कहाँ से बनते हैं, जो हमारी ऑपरेटिंग पॉलिसीज़ है ऑर्गेनाइजेशन के उसको, और ये हमें बताते हैं कि एग्जैक्टली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करना चाह रहा है, ठीक है, उसको क्या करना है, क्या हासिल करना है, वो तो उसका ऑफिशियल गोल हो गया, लेकिन वो कैसे, किस तरीके से, या फिर वो क्या करना चाह रहा है उस गोल को पाने के लिए, वो उसका ऑपरेटिव गोल हो गया, ठीक है। Now, goal determination is important to make sense of the existing personnel and resource allocation. तो goal determination हमारे लिए इसलिए भी important हो जाता है बिकॉज हमें ये देखना होता है कि जो भी हमारे पास existing resources हैं, ठीक है, चाहे वो लोग हो, पर्सनल का मतलब जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, या फिर जो हमारे मटेरियल के रिसोर्स हैं, उसको ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, प्रोसेसेस और आउटपुट, ठीक है। तो गोल को हमें, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को हमें डिटरमाइन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज जो भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, उन सब चीज़ों को और अपने आउटपुट को अचीव करने के लिए एक गोल सेट करना होता है कि ये हमारे पास रिसोर्सेज हैं, इन रिसोर्सेज को हमें इस तरीके से एलोकेट करना है, इस तरीके से हमें काम करना है कि हम अपने आउटपुट के थ्रू जो है अपना फाइनल टारगेट है उसको अचीव कर सके। एंड ऑल्सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, ठीक है, और ये हमारी ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम बस ऐसे ही लेमैन तरीके से काम करते जा रहे हैं। अगर आप एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल लीजिए एक स्टूडेंट का, ठीक है, अगर एक स्टूडेंट है वो बिना कोई टारगेट सेट किए पढ़ाई कर रहा है कि चलो ठीक है आज मेरा ज्योग्राफी पढ़ने का मन किया, मैंने 3 घंटा ज्योग्राफी पढ़ ली, या फिर चलो आज मेरा साइंस पढ़ने का मन किया, मैंने 2 घंटा साइंस पढ़ लिया, 1 घंटा वो पढ़ लिया, ठीक है। तो ये हो सकता है कि वो इंसान अपना 1 महीने या 2 महीने तक लगातार ऐसे ही वो तैयारी करता रहे, बट तब भी 3 महीने के बाद में उसकी तैयारी उतना कॉन्क्रीट फॉर्म में नहीं हो पाएगी जितना एक दूसरे स्टूडेंट से एक्सपेक्टेड है या फिर एक कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट से एक्सपेक्टेड है। उसका रीज़न ये है कि उसने गोल सेट नहीं किया कि मुझे कितने टाइम लिमिट में अपना कितना सिलेबस कंप्लीट करना है या फिर मुझे क्या करना है। और अगर हम सिविल सर्विसेज की स्पेशली बात करें, अगर हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं, देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सेट अ टारगेट। वाई? बिकॉज कोर्स और सिलेबस जो है आपका वो इतना वास्ट है कि आप उसको पढ़ते पढ़ते ख़त्म तो करोगे, लेकिन जैसे ही आप एक टॉपिक या फिर आप एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट पे आते हो, पिछला वाला पूरा वॉश आउट हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए पहली बात तो सिलेबस बहुत ज़्यादा है, ऊपर से आपको मल्टीपल टाइम रिविजन्स भी करना पड़ता है, और ये दोनों चीज़ें साथ चलनी है। तो अगर आप अपना एक गोल सेट नहीं करोगे तो फिर आपकी इफेक्टिवनेस कैसे होगी, आप कैसे उस चीज़ को इफेक्टिवली अचीव कर पाओगे, ठीक है। तो इसीलिए गोल सेट करना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बहुत ज़रूरी होते हैं, बिकॉज जब गोल हम सेट कर देते हैं फिर हम इस चीज़ को डिसाइड करते हैं कि हमारे पास कितने रिसोर्सेज हैं, कैसे काम करना है, कितने घंटे काम करवाना है, कहाँ कहाँ पे कैसे काम करवाना है, किन किन जिलों में। अगर जैसे यूपी की गवर्नमेंट है वो किसी गोल को, किसी टारगेट को सेट करती है कि अच्छा चलो ठीक है, हम स्पोर्ट्स की चलिए बात कर लेते हैं, ठीक है, कि हमें अपने स्टेट से जो है कम से कम नहीं तो 25 बच्चे ओलंपिक्स के लिए निकालने हैं, भेजने हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम हर एक डिस्ट्रिक्ट में पहले तो एक मीटिंग बुलाई जाएगी, बातों को गाइडलाइंस डिसाइड की जाएंगी। उसके बाद हर एक डिस्ट्रिक्ट में हम ये देखेंगे कि वहाँ पे कौन कौन सा स्पोर्ट का अधिकारी है, कितने बच्चे इनरोल होते हैं, जो स्कूल्स भी हैं वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, किस तरीके से बच्चों का परफॉर्मेंस कैसा है, कौन से स्पोर्ट्स में पर्टिकुलरली बच्चों का इंटरेस्ट है। तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके, क्योंकि उन्होंने पहले एक गोल सेट कर लिया कि हमें इतना करना है, हो सकता है वो 25 ना सेलेक्ट कर पाए, पर एटलीस्ट 15-20 तो ऐसे निकल ही आएंगे, बिकॉज टैलेंट कम नहीं है कहीं पर भी, माशाल्लाह पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है हमारी। तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके फिर उसके बाद ही सारे स्टेप्स और प्रोसेसेस डिसाइड होते हैं, इसलिए गोल डिटर्मिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स डू नॉट रिमेन कॉन्स्टेंट ऑल द टाइम, it gets influenced from the pressure from the external forces, pressure from the internal system and environmental and technological demands that redefine the goals। तो organizational goals जो है वो हमेशा constant नहीं रहते हैं, ठीक है। क्यों? बिकॉज दे कीप ऑन चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। हो सकता है कि जब आपने अपने किसी ऑर्गेनाइजेशन का गोल बनाया हो और उस वक्त के जो फैक्टर्स हों, जो पॉलिटिकल फैक्टर्स हो, जो एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स हों, वो अलग हों। 2 साल के बाद उसमें से काफ़ी सारे फैक्टर्स में बहुत सारा बदलाव आ जाता है। तो जैसे जैसे बाहर की चीज़ों में या फिर आपके इंटरनल फैक्टर्स में बदलाव आएगा, वैसे वैसे आपका जो उसका इन्फ्लुएंस है, जो उसका असर है, वो आपके गोल पर भी पड़ेगा। इसीलिए उसको टाइम टू टाइम रिव्यू करते रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो जैसे कि पहले के टाइम पे होता था इन इंडिया, प्लानिंग कमीशन वॉज देयर, और हम 5 ईयर प्लान्स को चॉकआउट करते थे, 5 ईयर प्लान्स बनाते थे।
और इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि जितने भी 5 ईयर प्लान्स बनाए गए वो सारे के सारे अचीव हो पाए हों इन दोज 5 ईयर्स। और वो 5 ईयर बेसिकली इसलिए किया गया था बिकॉज एक जो गवर्नमेंट होती है लोकसभा में, इट जनरली रूल फॉर 5 ईयर्स, ठीक है। लेकिन फिर जब इस चीज़ को एनालाइज किया गया, बहुत ज़्यादा देखा गया, तो फिर नीति आयोग आया और नीति आयोग ने ये डिसाइड किया इट इज़ नॉट ऑलवेज वेरी पॉसिबल कि हम इतने बड़े बड़े गोल्स और टारगेट्स जो है वो 5 साल के टाइम फ्रेम के अंदर अचीव कर सकें। इसलिए वो क्या लेके आए, वो 20 ईयर्स का पूरा तो एक विजन लेकर के आए कि ये 20 साल का हमारा पूरा विजन है, क्योंकि जो हमारे टारगेट्स भी होते हैं, हमारी प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा है, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, तो हम हर चीज़ को इतने छोटे टाइम पीरियड में तो अचीव कर नहीं सकते, उसको अचीव करने में हमको टाइम लगेगा। तो हम एक विजन लेकर के चलते हैं कि अगले 20 साल के बाद हमने ऐसे भारत का सपना देखा है, ऐसा है। फिर हम उसकी 8 साल की एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं, ठीक है। और फिर उसका 3 साल का एक एक्शन प्लान होता है जिसको बार बार रिव्यू किया जाता है, ठीक है। और रिव्यू करने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है बिकॉज काफ़ी सारे चेंजेस आते रहते हैं। 3 साल में भी ऐसा भी हो सकता है कि आपके बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ गए। अगर हम आज से 3 साल पहले की बात करें तो 3 साल पहले जियो नहीं था, हर किसी को 1 GB डेटा ऑन अ डेली बेसिस नहीं मिलता था, ठीक है। तो ये भी एक तरीके से टेक्नोलॉजिकल डिफरेंस हो गया। तो 3 साल में तो बहुत सारी चीज़ें आपकी चेंज हो रही हैं। जिस तरीके से ये भी कहा जाता है, इफ़ यू टॉक अबाउट द यूरोपियन यूनियन, तो यूरोपियन यूनियन में जो हमारा काफ़ी टाइम से एक इशू चल रहा है विच इज़ ब्रेक्सिट। तो ब्रिटेन इट वांट्स टू एग्जिट फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन, ठीक है। तो अगर एक 3 साल के फ्रेम के अंदर वो होता है, ठीक है, तो उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट यूरोपियन यूनियन पे भी पड़ेगा एंड ऑल्सो ब्रिटेन पे भी पड़ेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हम बार बार अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल को रिव्यू करते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से चीज़ें बदलती रहती हैं, तो हमें अपने गोल को भी टाइम टू टाइम बदलने की ज़रूरत पड़ती है। ओके, नाउ सिंस द गोल इज समथिंग दैट इज सॉट, द गोल सीकिंग लीड्स टू गोल अकम्पलिशमेंट दैट इज इफेक्टिवनेस, ठीक है। तो गोल एक ऐसी चीज़ होती है जिसे हम अचीव करना चाहते हैं, जिसे हम पाना चाहते हैं, और गोल को जो पाने का जो तरीका है, गोल अकम्पलिशमेंट जिसे हम कहते हैं, वही लीड करता है इफेक्टिवनेस की तरफ। इफेक्टिवनेस का मतलब ये हुआ कि कितना इफेक्टिवली हम अपने काम को कर पाए, कितने परसेंटेज तक हम सक्सेसफुल हो पाए जिस चीज़ को हम पाना चाहते हैं उस चीज़ को पाने में, ठीक है। दैट इज़ द इफेक्टिवनेस। तो effectiveness is the extent to which an organization achieve its objective within the constraint of limited resources। तो effectiveness का मतलब ये हुआ कि कितने extent तक, यानी कितने लिमिट तक जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए विद द कंस्ट्रेंट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। कि जितने भी हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, रिसोर्सेज कभी भी मोर देन सफिशिएंट नहीं होते, ठीक है। वो हमेशा लिमिटेड ही होते हैं। कोई ना कोई रिसोर्स आपके पास ऐसा होगा जो लिमिटेड होगा, और उन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर ही आपको अपना काम कंप्लीट करना होगा। और यहीं पे हमारे ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस पता चलती है कि हाउ इफेक्टिवली, कितने एक्सटेंट तक, कितने परसेंटेज तक हम अपने काम को, हम अपने गोल को प्रॉपर्ली अचीव कर पाए, ठीक है। नाउ द एफिशिएंसी विच इज़ कन्फ्यूज्ड विद द इफेक्टिवनेस refers to the process by which organization maximizes its objective with minimum use of resources। अब हम बात करते हैं कि एफिशिएंसी की, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि इफेक्टिवनेस, ठीक है। तो इफेक्टिवनेस का मतलब ये हुआ कि हम कितने एक्सटेंट तक अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल को, जितने भी हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उन सब की मदद से अचीव कर पाए, ये होती है इफेक्टिवनेस, ठीक है। दूसरा एक टर्म आता है एफिशिएंसी। तो किस तरीके से एफिशिएंसी जो है वो डिफरेंट है इफेक्टिवनेस से। तो एफिशिएंसी का मतलब ये है कि जो प्रोसेस है जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने ऑब्जेक्टिव को मैक्सिमाइज कर पाता है विद द मिनिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, उसे हम एफिशिएंसी कहेंगे। तो एफिशिएंसी का मतलब है कि किस काबिलियत से या फिर किस तरीके से आपने अपने कम से कम रिसोर्सेज में आपने अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की कोशिश की, ठीक है। आपने किस हद तक या फिर किस परसेंटेज तक अपने गोल को अचीव किया, वो आपका इफेक्टिवनेस है। और आपने अपने मिनिमम रिसोर्सेज के साथ किस तरीके से अपने प्रॉफिट को या फिर अपने गोल को मैक्सिमाइज करने की कोशिश की, वो आपकी एफिशिएंसी है, ठीक है। जैसे कि अगर हम टाइम एंड वर्क में मैथ्स में पढ़ते हैं कि ए की एफिशिएंसी इतनी है, तो एफिशिएंसी का मतलब ये है कि अगर ए और बी की हम बात करें, बी जो है वो 10 दिन में 2 यूनिट काम कर पाता है, तो ए जो है वो सिर्फ 8 दिन में ही 5 यूनिट काम कर लेता है, ठीक है। कहने का मतलब ये कि कम समय में वो ज़्यादा काम कर रहा है, ये उसकी एफिशिएंसी है, ठीक है। और दूसरी बात अगर हम कहते हैं कि इफेक्टिवनेस क्या है, तो ये है कि कोई भी गोल, कोई भी चीज़ जो है वो कितने मार्जिन तक हम उसको अचीव कर पाए, ओके।
नाउ इफेक्टिवनेस कैन बी डिफाइंड इन द टर्म्स ऑफ दीज, कि अगर हम इफेक्टिवनेस की बात करें तो हम उसे डिफाइन कर सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ द एक्वायरिंग रिसोर्सेज, कि किस तरीके से हमने या फिर कितने हद तक हमने इस रिसोर्सेज को एक्वायर किया। मेकिंग एफिशिएंट यूज़ ऑफ द इनपुट्स रिलेटिव टू द आउटपुट्स, किस तरीके से एफिशिएंटली जो है वो इनपुट्स को यूटिलाइज किया गया इन रिलेशन टू द आउटपुट। प्रोड्यूसिंग आउटपुट, कितना आउटपुट प्रोड्यूस हुआ। परफॉर्मिंग टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क को कितने अच्छे से परफॉर्म किया गया। इन्वेस्टिंग इन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ। कंफर्मिंग टू द कोड्स ऑफ बिहेवियर, कोड्स ऑफ बिहेवियर को प्रॉपरली कंप्लायंस, देयर वाज कंप्लीट कंप्लायंस ऑफ द कोड ऑफ बिहेवियर, यानी कि उसको प्रॉपरली फॉलो किया गया। एंड सेटिस्फाइंग द वेरियस इंटरेस्ट, और जितने भी वेरियस इंटरेस्ट हैं, अगर हम किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनके इंटरेस्ट होते हैं। एट द सेम टाइम वो काम कर रहे हैं लोगों के लिए, पब्लिक के लिए, तो पब्लिक का जो इंटरेस्ट है वो भी फुलफ़िल होना चाहिए, प्लस जो उनका इंटरेस्ट है वो भी फुलफ़िल होना चाहिए। कि वो चाहते हैं कि हम ऐसा एग्जाम्पल सेट करें कि हमारी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया, सो नेक्स्ट टाइम भी हम सरकार बना सकें, पीपल शुड वोट फॉर अस, ठीक है। तो ये उनका हो गया। जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं उनको ये देखना है कि किस तरीके से हम अपने इतने रिसोर्सेज में या फिर इतने बजट में अपने काम को ढंग से कर पाएँ, तो वो उनका इंटरेस्ट हो गया। पब्लिक को जिसको फाइनल रिजल्ट मिल रहा है वो चाहता है कि किस तरीके से इस महंगाई के ज़माने में हमारे कम से कम पैसे खर्च हों, या फिर जो टैक्सेस हम गवर्नमेंट को देते हैं उसके थ्रू हमें भी गवर्नमेंट से कुछ बेनिफिट मिले, तो ये उनका इंटरेस्ट हो गया। तो इस तरीके से दे आर वेरियस स्टेक होल्डर्स, उन सबके इंटरेस्ट को हम कितने हद तक, कितने लेवल तक कंप्लीट कर पाए, ये इफेक्टिवनेस है, ठीक है। तो इफेक्टिवनेस हमारी डिसाइड होती है इन सारे टर्म्स के बेसिस पे, ओके। एक रीडिंग मान लीजिएगा इसका। फिर है पॉलिसी मेकिंग इन द गवर्नमेंट। फिर बात आती है कि हम कौन सा अपना पॉलिसी बनाते हैं। सी, जब हम एक गोल सेट करते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कि ये हमारा गोल है, हमें इसको अचीव करना है, तो उसको अचीव करने का जो तरीका है, उस तरीके को पाने के लिए ही हम पॉलिसी बनाते हैं, ठीक है। दैट इज़ द पॉलिसी मेकिंग इन द गवर्नमेंट, कि हम अपने गोल्स को, अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करने के लिए जिस रास्ते को अपनाते हैं, जैसे कंप्लीट प्लान को अपनाते हैं, दैट इज कॉल्ड द पॉलिसी, ओके। द टर्म्स गोल्स, पॉलिसीज, पर्पसेस एंड ऑब्जेक्टिव्स आर ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबली, द डिफरेंस लाई इन द डिग्री ऑफ स्पेसिफिसिटी। अगर हम बात करते हैं गोल्स, पॉलिसीज, पर्पसेस और ऑब्जेक्टिव्स की, तो कई बार ऐसा होता है कि इन सारे टर्म्स को एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। लेकिन इन कौन से टर्म की कौन से कहाँ पे क्या मीनिंग है वो डिपेंड करता है उसकी स्पेसिफिसिटी पे, यानी कि वो कितना स्पेसिफिकली वहाँ पे यूज़ किया गया है, ओके। द गोल्स एंड पर्पसेस आर ब्रॉड टर्म्स फॉर विच ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज आर फॉर्मुलेटेड। तो जो हमारा गोल्स और पर्पसेस हैं, यानी कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है, वो एक ब्रॉड टर्म है जिसके लिए हमारे ऑब्जेक्टिव्स और पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट किया जाता है, ठीक है। तो हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन गोल हो गया, और इस ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए हम पॉलिसी बनाते हैं। Now the rural development, thus rural development, urban development, industrial development, etc. are the policies to achieve the goal to remove the poverty. See, अगर हमारा एक गोल है, हमारा जो एक ऑब्जेक्टिव है, एक टारगेट है हमारा कि हमको पॉवर्टी हटानी है हमारी कंट्री से, ठीक है। तो अब हमने पॉवर्टी हटानी है, ये तो हमारा एक गोल हो गया। लेकिन उस गोल को अचीव करने के लिए बेसिकली हम क्या करेंगे, तो उस गोल को अचीव करने के लिए जो हम पॉलिसीज़ बनाएंगे हमें उनकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। जैसे कि अर्बन डेवलपमेंट, अगर हम अर्बन डेवलपमेंट अच्छे से करते हैं, लोगों को ढंग का रोज़गार मिलता है, तो उसकी वजह से पॉवर्टी जा सकती है। दूसरा है रूरल डेवलपमेंट। तो अगर रूरल डेवलपमेंट हम अच्छा करते हैं तो उसका मतलब ये हो जाएगा कि जो हमारे रूरल एरियाज़ हैं वो अपने आप में ही सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि विलेजेस में कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं या फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको बढ़ावा देना। जो विमेन के बीच में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं आजकल, उनको किसी तरीके का लोन असिस्टेंस प्रोवाइड करके उनको बढ़ावा देना, ठीक है। अगर जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है हमारा वो अच्छा हो रहा है या फिर बहुत अच्छी क्वालिटी का है, तो उसको एक जीआई टैग दे करके, अगर वो उसी पर्टिकुलर एरिया का है और बहुत यूनिक है, तो उसको जीआई टैग देके उसको एक्सपोर्ट के लिए प्रमोट करना, वो हमारा रूरल डेवलपमेंट हो जाएगा। तो ये सारे तरीके करके हम एक रूरल एरिया को सेल्फ सफिशिएंट बना देंगे। अगर हम उसे सेल्फ सफिशिएंट बना देंगे तो माइग्रेशन ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। यानी कि लोगों को रोज़गार के चक्कर में अपने रूरल एरियाज़ को छोड़ के शहर की तरफ नहीं भागना पड़ेगा। और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा माइग्रेशन होता है रूरल एरिया से अर्बन एरियाज़ में, इसीलिए अर्बन एरियाज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बन जाता है वहाँ पे डेवलपमेंट के लिए, लैंड प्रोवाइड करने के लिए, रहने के लिए। और जो इतनी तेज़ी से जो स्लम्स बढ़ते हैं, ये स्लम्स के बढ़ने की भी वजह यही है कि जो माइग्रेशन होता है ऑन अ लार्ज स्केल, ठीक है। तो अगर रूरल डेवलपमेंट हो गया, अर्बन डेवलपमेंट हो गया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो गया, जिसकी वजह से अगेन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिलेगा। और अगर हम लोगों को पॉवर्टी किन किन वजहों से होती है उसकी अगर कुछ एस्पेक्ट्स बता सकें, एजुकेशन को हम बढ़ावा दें, तो ये सारी जो हमारी पॉलिसीज़ हैं
वो क्या है, दे आर मीन्स टू एन एंड, एंड व्हाट इज दीज आर द मीन्स एंड व्हाट इज द एंड, द एंड इज टू अबॉलिश द पॉवर्टी, ठीक है, गरीबी हटाने के लिए ये हमारी पॉलिसीज़ हैं। ये एग्जाम्पल था। फिर है मॉडल्स ऑफ द पब्लिक पॉलिसी। अब जो हमारी पब्लिक पॉलिसी है उसकी क्या क्या मॉडल्स हैं, अगर हम मॉडल्स की बात करते हैं, कौन कौन से जो हमारे मॉडल्स हैं उनको हम फॉलो करते हैं। तो पहला तो है हमारा इंस्टीट्यूशनलिज्म, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशनलिज्म से हमें क्या मतलब पता चलता है, तो इंस्टीट्यूशनलिज्म का मतलब है कि जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है हमारी, सबसे पहले जो हमारी पब्लिक पॉलिसी है, तो पब्लिक पॉलिसी हमारी कौन बनाते हैं, गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है। तो जब जो हमारी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो जब पॉलिसी बनाते हैं तो वो हो जाती है हमारी थ्रू इंस्टीट्यूशनलिज्म। यानी कि जो पब्लिक पॉलिसीज़ हैं उनका जो ओरिजिन होता है वो होता है हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से, जो उसे फॉर्मुलेट करते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। आई रिपीट कि अगर हम बात करते हैं पब्लिक पॉलिसीज़ की, तो उनका जो ओरिजिन है वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में है, क्योंकि वही उसे फॉर्मुलेट करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। और जो हमारी पब्लिक पॉलिसी है उसका यूनिवर्सलिस्टिक कैरेक्टर भी इसीलिए बनता है क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो लेजिटिमेसी प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो उसको जो एक लीगल कैरेक्टर है दैट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, एंड दैट्स व्हाई इट बिकम्स अ यूनिवर्सलिस्टिक इन कैरेक्टर, और वो सभी के ऊपर अप्लाई होती है एक सोसाइटी में, ठीक है। फिर एक इंस्टीट्यूशनल अप्रोच जो है आपकी वो ट्रेडिशनली एक्सेप्टेड है, ठीक है। इट इज़ अ ट्रेडिशनली एक्सेप्टेड वे ऑफ लुकिंग एट दी पब्लिक पॉलिसीज़, कि जो पब्लिक पॉलिसीज़ है हमारी वो इस तरीके से, दिस इज़ वन ऑफ द मॉडल्स ऑफ द पब्लिक पॉलिसी, इंस्टीट्यूशनलिज्म के ज़रिए जो है जानी जाती है, बिकॉज ये लीगलाइज की जाती है और बनाई जाती है थ्रू दी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, और उसी के थ्रू वो इम्प्लीमेंट की जाती है, ओके। फिर आती है हमारी ग्रुप थ्योरी, दूसरा आता है हमारा ग्रुप थ्योरी। तो ग्रुप थ्योरी का मतलब ये है कि पब्लिक पॉलिसी जो है वो आपका जो रिजल्ट बनती है, मतलब द रिजल्ट ऑफ मेकिंग द पब्लिक पॉलिसी, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ द इक्विलिब्रियम रीच्ड इन द ग्रुप स्ट्रगल। यानी कि जो लोग पॉलिसी को बना रहे हैं, जो लोग पॉलिसी को बनाने का काम करते हैं, दे आर इन द फॉर्म ऑफ अ ग्रुप, ठीक है। काफ़ी बड़ी सी कमेटी होती है, बहुत सारी जब मीटिंग्स होती हैं, कमिटीज़ होती हैं, तो उसके बाद डिसाइड होता है कि बेसिकली हमें क्या पॉलिसी बनानी है, या फिर क्या पॉलिसी है हमारी विच विल बी द मोस्ट सक्सेसफुल इन अचीविंग आवर ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, या फिर हमारे गोल को अचीव करने के लिए कौन सी ऐसी पॉलिसी है जो बड़ी सक्सेसफुल होगी, ठीक है। तो उसमें जो एक पर्टिकुलर ग्रुप होता है, ठीक है, वो जो पर्टिकुलर ग्रुप उसको सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है, या फिर उस ग्रुप के ऊपर ये डिफाइन करता है कि उस ग्रुप के इन्फ्लुएंस या फिर उसके ज़्यादा चाहने की वजह से ही वो पॉलिसी बनेगी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे आपके जो पब्लिक पॉलिसी है उसका जो टिल्ट होता है, इट इज़ टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर ग्रुप जिसका सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम ग्रुप थ्योरी कहते हैं। ग्रुप थ्योरी इसलिए कहते हैं क्योंकि जब भी कोई पब्लिक पॉलिसी किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को गेन कराने के लिए या फिर पर्टिकुलर ग्रुप के इन्फ्लुएंस की वजह से बनती है तो वो ग्रुप थ्योरी कहलाती है, ठीक है। थर्ड हमारा आता है रैशनल मॉडल, ठीक है। तो रैशनल मॉडल की बात तब आती है कि कोई भी पॉलिसी जो है हमारी वो रैशनल तभी होती है व्हेन इट इज़ द मोस्ट एफिशिएंट, कि अगर कोई भी हमारी पॉलिसी है जो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होती है। एफिशिएंट का मतलब क्या हुआ कि कम से कम रिसोर्सेज में हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने गोल को अचीव कर सकें, उसे हम कहेंगे एफिशिएंसी, ठीक है। तो जब हमारा एफिशिएंट होगा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई भी गोल, तो हम उसको काफ़ी रैशनली उसको अचीव करने की कोशिश करेंगे। रैशनली अचीव करने का मतलब ये है कि जितने भी हमारे सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जो एक पब्लिक पॉलिसी को इफ़ेक्ट कर सकते हैं, उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जब हम उन सारे फैक्टर्स को स्टडी करते हैं, उनको कंसिडर करते हैं और उसके बाद हम डिसाइड करते हैं दैट हाउ आर वी गोइंग टू मैक्सिमाइज ऑफ आवर नेट वैल्यू अचीवमेंट, कि किस तरीके से हम अपने नेट वैल्यू अचीवमेंट को मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। तो अगर हम उसको मैक्सिमाइज़ करने में सक्सेसफुल रहे और उसके बाद हम एक ऐसी पॉलिसी फ्रेम करते हैं जो जितने भी रेलेवेंट इश्यूज़ हैं, जितने भी रेलेवेंट वैल्यूज़ हैं, उन सबको अकाउंट में रख करके बनाई गई है, तो फिर हम ये बात कह सकते हैं कि हाँ, हमारी इस पॉलिसी के थ्रू वी कैन सक्सेसफुली अटेन ऑफ द गोल विच वी हैव क्रिएटेड, ठीक है। तो रैशनल मॉडल का मतलब ये हुआ, देखो रैशनल का मतलब होता है लॉजिकल, जब सारे के सारे फैक्टर्स को, हर एक एंगल को हम बहुत ही लॉजिकली एनालाइज करते हैं, ठीक है।
तो रैशनल मॉडल हमारा वहाँ से आया कि हमने जितने भी फैक्टर्स है, सोशल है, पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल है, टेक्निकल है, उन सारे फैक्टर्स को अच्छे से स्टडी कर लिया, उसके इन्फ्लुएंसेस को स्टडी कर लिया। हमने ये देखा कि किस तरीके से हमारी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो सकती है, और उसके बाद हमने एक ऐसी पॉलिसी बनाई जहाँ पे भैया कुछ भी हो जाए बट हमारी जो एफिशिएंसी है, जो हमारा गोल है, वो बहुत अच्छे से अचीव हो जाएगा। ठीक है, तो वो हमारा हो गया रैशनल मॉडल। ठीक है, तीसरा हमारा था एलीट मॉडल। ये एलटी नहीं है, ELITE, एलीट मॉडल है। ठीक है, तो एलीट थ्योरी जो है हमारी, वो कुछ हद तक ग्रुप थ्योरी से मैच करती है। क्यों? क्योंकि जो ग्रुप थ्योरी है वो इस चीज़ पे बेसिक करती थी कि अगर जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन हो रहा है, उस पॉलिसी फॉर्मेशन में अगर कोई एक ऐसा ग्रुप है ऑफ द पॉलिसी मेकर्स जो उन डिसीजंस को डोमिनेट करता है या फिर ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है, और उनके टूवर्ड्स जो है, जो डिसीजन है वो ज़्यादा टिल्ट होता है, तो उसे हम ग्रुप थ्योरी कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि अ ग्रुप ऑफ द 3 or 4 पीपल जो किसी भी डिसीजन को ज़्यादा डोमिनेट करते हैं और जिनकी इच्छा के हिसाब से ही पॉलिसी बनती है, तो उसे हम ग्रुप थ्योरी कहेंगे। ये जो ग्रुप थ्योरी आपकी होती है, ये ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे लोगों के फेवर में हो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि जो लूजिंग कैटेगरी है, जो लूजिंग मेंबर्स हैं, वो कुछ और चाहते हैं, वो किसी और टाइप की पब्लिक पॉलिसी बनवाना चाहते हैं, लेकिन उस वक्त पे जो फेवर है वो किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के लोगों को या उनके डिसीजन को मिलता है। ठीक है, उसी तरीके से आपकी एलीट थ्योरी होगी। एलीट थ्योरी का मतलब ये हो गया जहाँ पे जो एलीट लोग हैं, ठीक है, वो सारे के सारे डिसीजंस को लेते हैं, वो सारे की सारी गवर्नमेंट की जो भी फंक्शनिंग है उसको डिसाइड करते हैं, और जो पब्लिक है, जो पुअर मासेस है, उसको किसी चीज़ से मतलब नहीं है और उनको ना ही ज़्यादा इन्वॉल्व किया जाता है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो पॉलिसी बनाई जाए वो बहुत ज़्यादा उनके फेवर में हो या फिर उनकी वजह से हो। तो जब पब्लिक को या फिर पब्लिक की चीज़ों को बहुत ज़्यादा मद्देनज़र रख के कोई पॉलिसी नहीं बनाई जाती है और कुछ ग्रुप ऑफ पीपल जो कि बहुत ही एलीट होते हैं, सिर्फ वही सब कुछ डिसाइड करते हैं कि हम कौन सी पब्लिक पॉलिसी बनाएंगे और किस तरीके से हम गवर्नमेंट की फंक्शनिंग को देखेंगे, वो हमारा कहलाता है एलीट थ्योरी। ठीक है, तो एलीट थ्योरी आपकी इट इज़ वन ऑफ द काइंड ऑफ द ग्रुप थ्योरी। पहले ग्रुप थ्योरी में ये होता है कि 3 से 4 लोगों का जो ग्रुप होता है वो बेसिकली इन्फ्लुएंस करता है, लेकिन एलीट थ्योरी में ये होता है जो एलीट क्लास होता है सोसाइटी का, जब उसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है या फिर जो वो डिसाइड करता है कि हाउ द गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू फंक्शन या फिर हाउ द गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू डिसाइड अ पर्टिकुलर पॉलिसी। जो पॉलिसी डिसीजन होता है वो एलीट लोगों के हाथ में होता है, ना कि पब्लिक मासेस को बहुत ज़्यादा रेफ़र किया जाता है, ना उनसे डिस्कशन किया जाता है, ना ही पब्लिक को ज़्यादा कुछ पता है कि गवर्नमेंट क्या कर रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे हमारा एलीट थ्योरी आ गया। फिर आता है हमारा इंक्रीमेंटलिज्म। तो यहाँ पे इंक्रीमेंटल इज नहीं है, ये इंक्रीमेंटलिज्म है, LISM, थोड़ा सा टाइप हो गया यहाँ पे। तो इंक्रीमेंटल मॉडल जो होता है हमारा, वो जितनी भी हमारी प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ होती हैं पॉलिसी मेकिंग में, उसके ऊपर ध्यान देता है। ठीक है, कि जितने भी हमारे कुछ जेन्युइन कंस्ट्रेंट्स होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, जैसे कि कंस्ट्रेंट हो गया हमारा टाइम का, कॉस्ट का, इंटेलिजेंस का या फिर पॉलिटिक्स का, तो जितने भी प्रैक्टिकल इश्यूज़ हैं जब उनको ध्यान में रखा जाता है और उनको ध्यान में रख करके एक पब्लिक पॉलिसी फॉर्मुलेट की जाती है, तो उस मॉडल को हम कहेंगे इंक्रीमेंटलिज्म। तो इंक्रीमेंटलिज्म का मतलब क्या हो गया कि आपने, जैसे कि रैशनल मॉडल था, ठीक है, तो रैशनल मॉडल में आपने सारे के सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखा कि किस तरीके से हम अपने फैक्टर्स को ध्यान में रखते हैं, उनके इन्फ्लुएंस को ध्यान में रखते हैं, और फिर हम मैक्सिमम एफिशिएंसी अचीव करने की कोशिश करेंगे। वो हमारा रैशनल मॉडल हो गया। उसी से मिलता जुलता कुछ हमारा इंक्रीमेंटलिज्म हो गया। इंक्रीमेंटलिज्म का मतलब यहाँ पे ये आया कि जितने भी हमारे प्रैक्टिकल इश्यूज़ हैं, जितने भी हमारे कंस्ट्रेंट हैं जो हमारे लिए एक चैलेंज की तरह काम कर सकते हैं या फिर हमारी पब्लिक पॉलिसी को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट होने से रोक सकते हैं, उस सारी की सारी चीज़ों को ध्यान में रख के जब हम एक ऐसी पब्लिक पॉलिसी को फॉर्मुलेट करते हैं, तो उस मॉडल को हम कहते हैं इंक्रीमेंटलिज्म। ठीक है, फिर हमारा आ जाता है गेम थ्योरी। ठीक है, तो ये जो गेम थ्योरी है ये एक्चुअली हम यूज़ करते हैं। अगर गेम थ्योरी की बात करें, इफ़ यू हैड बीन अ स्टूडेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स में प्रॉपरली ये गेम थ्योरी पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो गेम थ्योरी का मतलब ये होता है कि इसमें काफ़ी सारे जो फैक्टर्स होते हैं हम उनको ध्यान में रखते हैं। स्टैटिस्टिक्स में एक पूरा टॉपिक है जो पढ़ाया जाता है, और किसी भी डिसीजन पे हम किस तरीके के कौन से डिसीजन को फॉलो करें या किस डिसीजन को हम फॉलो नहीं करें, वो उस इवैल्यूएशन पे डिपेंड करता है जो हम गेम थ्योरी के दम पे करते हैं। ठीक है, तो गेम थ्योरी का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे कोई गेम नहीं खोला जाता है, ये एक टर्म है जो कि स्टैटिस्टिक्स में यूज़ होता है, उसका ये एक टॉपिक है, उसमें एक चार्ट बनता है। जैसे से फॉर सपोज अगर हम ए को लेते हैं और बी को लेते हैं,
तो जो ए है फिर हम उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस लिखते हैं, और जो बी है हम उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस लिखते हैं। फिर हम ए के बारे में देखते हैं कि इससे हमें कितना प्रॉफिट हो सकता है, कितना लॉस हो सकता है। फिर हम बी के हिसाब से देखते हैं कि कितना प्रॉफिट होगा अगर हम बी तरीका अपनाते हैं, बी पॉलिसी को हम मान लें, ठीक है। अगर ए पब्लिक पॉलिसी बनती है तो उसके क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस हैं। अगर हम बी पब्लिक पॉलिसी को लेते हैं तो उसके क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस है। ए का प्रॉफिट और लॉस देखा जाता है, बी का प्रॉफिट और लॉस देखा जाता है, और फिर उन सब के आपस में जो इंटरडिपेंडेंस होता है, ठीक है, उन चीज़ों को ध्यान में रख के हम ये देखते हैं कि इन दोनों में से कौन सा एक पॉलिसी है, कौन सा एक तरीका है जो कि ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो उस चीज़ को चॉक आउट करने के लिए हम गेम थ्योरी इस्तेमाल करते हैं। इट्स अ वेरी कैलकुलेटेड मैनर टू कम टू अ डिसीजन, ठीक है, कि हम किस तरीके से बहुत ही लॉजिकली या फिर हम मैथमेटिकली जब हम किसी डिसीजन पे आने की कोशिश करते हैं तो वो हमारा गेम थ्योरी कहलाता है। ओके, देन द लास्ट वन इज अवर सिस्टम्स थ्योरी। तो सिस्टम्स थ्योरी जो है हमारा बहुत ही एक ब्रॉड व्यू आता है जिसमें हम डिसीजंस लेते हैं एज द आउटपुट्स ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम, कि जहाँ पे जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है वो ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है। तो पॉलिटिकल सिस्टम इट स्टैंड्स फॉर दोज डिस्टिंक्टिव स्ट्रक्चर्स एंड द प्रोसेसेस इन द सोसाइटी that are predominantly oriented towards the authoritative allocation of the values for the society। कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है, ठीक है, वो एक अथॉरिटेटिव नेचर का हो करके सारे डिसीजंस को लेने की कोशिश करता है या फिर पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने की कोशिश करता है, उसको हम कहेंगे सिस्टम थ्योरी। सिस्टम का मतलब क्या हो गया, हम कहते हैं ना कि सिस्टम काम नहीं कर रहा है या फिर यहाँ का सिस्टम खराब है। सिस्टम इन द सेंस द वे द ब्यूरोक्रेसी या फिर द वे द पॉलिटिकल पीपल आर वर्किंग, हम उसी को सिस्टम बोलते हैं ना, कि सिस्टम के हिसाब से काम होगा। तो उस सिस्टम का मतलब ही होता है ब्यूरोक्रेसी और हमारा पॉलिटिकल जो ग्रुप होता है वो, ठीक है। तो जब उन लोगों का ज़्यादा रोल होता है, ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है पब्लिक पॉलिसी को बनाने के लिए, वैसे तो सारी पॉलिसीज़ पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स ही बनाते हैं, उसी को इम्प्लीमेंट करते हैं, बट व्हेन द बेनिफिट्स और द एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज दे आर डन एंड दे आर कन्वर्टेड इनटू अ पब्लिक पॉलिसी कीपिंग इन माइंड द बेनिफिट्स ऑफ द पॉलिटिशियंस एंड द सिस्टम, दैट इज कॉल्ड द सिस्टम थ्योरी, ठीक है। तो जिस तरीके से अगर हम बात करते हैं आपकी ये जो लोन वेवर होता है, जो फार्मर्स का लोन वेवर स्कीम होती है, ठीक है, तो बार बार आरबीआई का ये कहना होता है कि जो लोन वेवर स्कीम है ये हमारी इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल नहीं है, ठीक है। सिमिलरली जब अखिलेश सिंह यादव की सरकार आई थी यूपी में, देन उन्होंने फ्री लैपटॉप्स बांटे थे, ठीक है, और उनके लैपटॉप्स बांटने के 24 घंटे के अंदर ही न जाने कितने सारे लैपटॉप्स मार्केट में फिर से बिक गए थे। मतलब सुबह लोगों को मिले, शाम को उन्होंने मार्केट में जाकर के बेच दिए फॉर मनी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें ऐसा कोई भी पॉलिसी नहीं बनानी चाहिए विच कैन बी अ बर्डन ऑन अवर इकोनॉमी, लेकिन फिर भी अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स को कंप्लीट करने के लिए, अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स को अचीव करने के लिए जब कुछ पॉलिसीज़ बनती हैं देन दे आर टर्म्ड एज द सिस्टम थ्योरी, ठीक है। यहाँ पे जो पॉलिटिकल सिस्टम है आपका, जो पॉलिटिकल बेनिफिट है, ये सबसे ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है। इंस्टीट्यूशनलिज्म का मतलब क्या है? इंस्टीट्यूशनलिज्म का सिंपल मतलब ये है कि किस तरीके से जो हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वही सारी की सारी पॉलिसीज़ को बनाते हैं, उसे इम्प्लीमेंट करते हैं, और जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं दे मेक श्योर दैट एवरीथिंग हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली, एंड वो उसको एक यूनिवर्सलिस्टिक नेचर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ग्रुप थ्योरी का मतलब ये होता है कि जब एक पर्टिकुलर ग्रुप जो होता है वो एक पब्लिक पॉलिसी को फॉर्मुलेट करता है और भले मेजॉरिटी ऑफ द लोगों की बात ना सुनी जाए किसी पॉलिसी को बनाने में। रैशनल मॉडल का मतलब ये होता है कि जितने भी फैक्टर्स हैं जिस तरीके से वो किसी गोल को अफेक्ट कर सकते हैं, उन सारे फैक्टर्स को माइंड में रख करके रैशनली, काफ़ी लॉजिकली जब एक पब्लिक पॉलिसी बनाई जाती है तो वो रैशनल मॉडल कहलाता है। एलीट थ्योरी वहाँ पे होती है जहाँ पे जनरल मासेस को नहीं पता होता कि एग्जैक्टली गवर्नमेंट क्या कर रही है, एंड गवर्नमेंट इज़ बेसिकली रन बाय सम एलीट पीपल ऑफ द सोसाइटी, कि जब कुछ एलीट पीपल ऑफ द सोसाइटी वहीं सारी की सारी पॉलिसीज़ बना रहे हैं। तो देखिए, अगर जैसे कुछ हम अफ्रीकन कंट्रीज़ की बात करते हैं, ठीक है, तो कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ में क्या होता है, दे आर ऑल्सो द साउथ अमेरिकन कंट्रीज़, जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं उनका भी यही हाल है कि जो उनका जो गवर्नमेंट सिस्टम है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है, वो इसलिए इतना ज़्यादा ख़राब है बिकॉज उनकी जो गवर्नमेंट है भले वो डेमोक्रेसी के थ्रू ही चुनी जाती हो, लेकिन जो उनके डिसीजंस होते हैं वो बेसिकली कुछ एलीट ग्रुप को, कुछ बिजनेस ग्रुप्स को फ़ायदा कराने के लिए ही बनते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उनके जो पब्लिक है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ता है, ठीक है। फिर है इंक्रीमेंटलिज्म। तो इंक्रीमेंटलिज्म को भी हम लोगों ने देख लिया कि इंक्रीमेंटलिज्म में किस तरीके से
जितने भी हमारे प्रैक्टिकल इश्यूज़ हैं उन सारे के सारे प्रैक्टिकल इश्यूज़ को ध्यान में रख करके, कॉस्ट हो गया, टाइम हो गया, इफेक्टिवनेस हो गई, इन सब को ध्यान में रख करके जब हम मैक्सिमम एफिशिएंसी अचीव करने की कोशिश करते हैं तो वो मॉडल हमारा इंक्रीमेंटलिज्म हो गया। गेम थ्योरी हमारे स्टैटिस्टिक्स का एक तरीका है जहाँ पे हम बहुत ही लॉजिकली, मैथमेटिकली एक 2 या 3 प्लान में से किसी एक प्लान को अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, वो हमारा गेम थ्योरी हो गया। फिर सिस्टम थ्योरी हो गया, जो ज़्यादा से ज़्यादा, जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो फोकस है वो पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर है, पॉलिटिकल चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ओके, फिर है इम्प्लीमेंटेशन। तो गोल्स हो गए, पॉलिसीज़ हो गई, पॉलिसीज़ किस किस तरीके से बनती है वो हो गई, फिर आगे हमारा इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो पब्लिक पॉलिसी इज क्रिएटेड, देन पॉलिसी एनालिसिस इज डन। कि सबसे पहले तो हम एक गोल क्रिएट करते हैं, उस गोल को क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक पॉलिसी चॉक आउट करते हैं। पॉलिसी बनने के बाद हम उसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं कि ठीक है अब हमें इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना है, अब हमें इसके ऊपर काम करना है। ठीक है, तो फिर जब वो हो जाता है तो हम उसका पॉलिसी का फिर एनालिसिस भी करते हैं और उसके बाद हमारा इम्प्लीमेंटेशन आता है। ओके, नाउ इम्प्लीमेंटेशन का जो सक्सेस और फेलियर है इट डिपेंड्स अपॉन द प्रॉब्लम ऑफ अचीविंग द गोल्स। कि इम्प्लीमेंटेशन का जो सक्सेस या फेलियर का जो रेट है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि हमने कितना अपना गोल अचीव किया या हम नहीं कर पाए। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है कि इफ़ अ स्कीम ऑफ द रूरल हाउसिंग वॉज इंटेंडेड टू बिल्ड अ सर्टेन नंबर ऑफ हाउसेज इन पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन in required time at specified cost, implementation would refer to the actual construction of those houses with proper cost standard and the time specification. अब अगर हम बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना की, ठीक है, तो अगर हम प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करते हैं तो वो हमारा एक गोल हो गया। चलिए, गोल था हमारा लोगों को घर प्रोवाइड करने का, गोल वो था। ठीक है, कि हाउसिंग फॉर ऑल हमारी स्कीम है ना बाय 2022, कि ये हाउसिंग फॉर ऑल जो हमारा गोल है हमें इसको अचीव करना है। उस गोल को अचीव करने के लिए हमने पॉलिसी बनाई। क्या पॉलिसी या स्कीम बनाई? प्रधानमंत्री आवास योजना। तो उस प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जब हमें मकान बनाने थे, रूरल हाउसिंग बनाने थे, लोगों को बना के देने थे, तो फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन किया गया पॉलिसी का। उसके बाद हमारा इम्प्लीमेंटेशन कितना सक्सेसफुल हुआ है, कितना सक्सेसफुल नहीं हुआ है, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि उतनी कॉस्ट में या फिर उतने टाइम के अंदर हमने एग्जैक्टली कितने नंबर ऑफ हाउसेस बना के लोगों को प्रोवाइड कराया। ठीक है, वो हमारा इम्प्लीमेंटेशन हुआ। और हमारे इम्प्लीमेंटेशन का सक्सेस इस बात पे डिपेंड हुआ कि भैया हमने जो गोल रखा है, ठीक है, हाउसिंग फॉर ऑल 2022 का, उसको बनाने के लिए हमने पॉलिसी की, लेकिन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के बाद हमें ये भी देखना है ना कि हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन था सक्सेसफुली हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, फिर इम्प्लीमेंटेशन डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ फैक्टर्स और द प्रॉब्लम्स व्हाट इट कैन फेस। कि अब गोल बन जाता है, गोल के बाद हमारी पब्लिक पॉलिसी डिसाइड हो जाती है, उसके बाद हमारा इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है। अब हमारा इम्प्लीमेंटेशन कितना इफेक्टिवली हुआ है नहीं हुआ है वो कुछ फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है। क्योंकि जब हम काम करते हैं, जैसे कहते हैं ना कि जब हम ज़मीनी लेवल पे, जब हम ग्राउंड लेवल पे किसी चीज़ को काम करते हैं, तब हमें एग्जैक्टली पता चलता है कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ रही हैं या फिर करनी पड़ सकती हैं। तो उसमें से कुछ प्रॉब्लम्स है जो इम्प्लीमेंटेशन फेज में आती हैं, वो हैं डिफरेंट अनसर्टेनिटीज़ रिलेटिंग टू द एम्प्लॉय, स्पेस, टाइम, इनपुट्स एक्सेट्रा। कि ये तो हमारे रिसोर्सेज हैं सारे के सारे, एम्प्लॉयज़ हैं, स्पेस है, टाइम है, इनपुट्स एक्सेट्रा, तो इनको रिलेटेड या फिर इनसे रिलेशन में भी हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। कि हो सकता है कि जिन एम्प्लॉयज़ को हमने साइट पे लगाया है काम करने के लिए, उनमें से कुछ एम्प्लॉयज़ की तबीयत ख़राब हो जाए, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, या फिर अगर जो टाइम है हमारे पास काम करने के लिए, मानिए टाइम जो है आपका काम करने का स्टार्ट हुआ गर्मियों में, जून के महीने में, ठीक है, जून के महीने में आपका काम करने का टाइम स्टार्ट हुआ, उसके बाद बरसात आ गई, जून जुलाई अगस्त में बहुत ज़्यादा हैवी रेन होने लगी। तो उस हैवी रेन की वजह से जब तक बारिश होगी तब तक तो आप प्लास्टर नहीं कर सकते ना, अगर आप घर बना रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि लोग अगर बारिश होती जा रही है वो प्लास्टर लगा रहे हैं, वो बहता जा रहा है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। यू विल हैव टू वेट अंटिल इट ड्राइज अप, या सिर्फ बारिश का बंद होना नहीं बल्कि थोड़ा सा सूख भी जाए, तब तक यू नीड टू वेट। ठीक है, तो फिर उसके बाद हमारा ये जो टाइम था, अगर 2 महीने बहुत हैवी रेन हो जाती है या फिर आए दिन हो रही है इंटरमिटेंटली, तो हमें उसका इंतज़ार करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, यहाँ पे हमारा टाइम इशू आ गया। कि कहने को हमें हुआ था कि हमें 3 महीने के अंदर इतने घर बनाने, लेकिन जो वो टाइम था वो सूटेबल नहीं था। जो एम्प्लॉयज़ थे वो हो सकता है कि उस पर्टिकुलर एरिया में आपको लेबर्स नहीं मिल रहे हैं, या फिर आपको इनपुट्स नहीं प्रोवाइड हो पा रहे हैं क्योंकि सड़क ढंग की नहीं है, तो एक जगह से दूसरी जगह तक पूरा माल नहीं आ पा रहा है। तो ये कुछ डिफरेंट अनसर्टेनिटीज़ होती हैं जो इम्प्लीमेंटेशन फेज़ में आती हैं। फिर रिसोर्सेज में फॉर शॉर्ट ऑफ टाइम, कि जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनकी कमी पड़ सकती है, कि काम ज़्यादा है, रिसोर्सेज कम है। सो इट इज़ कस्टमरी इन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट टू वेट फॉर फंड टू रिलीज। अगर हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की बात करें, स्पेशली अगर हम PWD डिपार्टमेंट की बात करते हैं, अगर उसमें कोई काम हो रहा होता है
तो हमें कई बार जो है गवर्नमेंट को फ़ंड रिलीज़ करने के लिए भी रुकना पड़ता है, ठीक है। ये हम तब तक काम नहीं स्टार्ट कर सकते जब तक हमारे पास फ़ंड नहीं आ सकता। फ़ंड हमारे पास तब आएगा जब पूरा उनका प्रोसीजर जो ऑफिस वर्क है वो कंप्लीट हो जाएगा। कभी कभी उसको होने में भी हफ्तों या फिर महीनों लग जाते हैं, ठीक है। एक चेक क्लियर होने में भी बहुत टाइम लग जाता है। तो ये भी एक चीज़ है जो हमारी देरी की वजह बनती है, ठीक है। फिर ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स लाइक सम प्रोग्राम इज़ नॉट वेलकम। फिर कुछ ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, यानी कि अगर कोई स्कीम या कोई प्रोग्राम है वो बनाया गवर्नमेंट ने, लेकिन वो बहुत ही पॉपुलर नहीं हुआ या फिर ब्यूरोक्रेसी में भी वो बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं हुआ कि कोई स्कीम तो आई है लेकिन इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली एक्सेप्टेबल या फिर इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल बाय द पीपल हु आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट इट। तो अगर ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम आती है तो वो भी हमारे इम्प्लीमेंटेशन के काम के बीच में आती है। फिर आती है लीडरशिप प्रॉब्लम्स की। लीडरशिप प्रॉब्लम का मतलब ये है कि प्रॉपर लीडरशिप नहीं है काम करवाने के लिए, इसीलिए काम ढंग से नहीं हो पा रहा। नो द लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड ऑल्सो क्योंकि इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं हमारे गवर्नमेंट में और एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों के लिए, तो अगर उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं है प्रॉपरली तो वो भी एक वजह बन सकती है हमारे इम्प्लीमेंटेशन में देरी के लिए, ठीक है। तो ये हमारी कुछ प्रॉब्लम्स थी जो इम्प्लीमेंटेशन फेज़ में हमें फेस करनी पड़ती है, मतलब गवर्नमेंट को फेस करनी पड़ती है, ठीक है। तो इसके साथ ही जो हमारा गोल्स पॉलिसीज़ एंड इम्प्लीमेंटेशन है, ये वाला जो टॉपिक है वो हमारा फिनिश होता है और उसके बाद वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट यूनिट विच इज़ द फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। ओके।